हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का क्लास और इसका प्रश्नों का सॉल्यूशन जानेंगे, वो भी विस्तार से। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के क्लास को। पहला प्रश्न आ चुका है, भारतीय तट रेखा से कितने समुद्री मील तक हिंद महासागर में पारदेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र का क्या है विस्तार है। ऑप्शन ए है 12 समुद्री मील, बी है 24 समुद्री मील, सी है 48 समुद्री मील या डी है 200 समुद्री मील। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो ध्यान दीजिएगा 12 समुद्री मील हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 12 समुद्री मील। समुद्री मील को ही क्या लिख दिया जा सकता है प्रश्न में? तो ध्यान रखिएगा नॉटिकल मील। कौन सा मील? तो नॉटिकल मील, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NM के रूप में सूचित कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि नॉटिकल मील या फिर समुद्री मील। और कितना? तो 12 समुद्री मील इसका आंसर हो गया। ठीक उसी तरह से आप एक पॉइंट यहाँ पर ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि जो नॉटिकल मील है या समुद्री मील है, पृथ्वी की परिधि और क्या कहता है, पृथ्वी की परिधि पर क्या है? आधारित है। जो भी इम्पोर्टेंट टर्म बनेंगे उसको हम लोग बताते हुए और आप लोग को लिखते हुए चलना है। परिधि पर आधारित है और क्या है? और जो है यह अक्षांश के, किसके? तो अक्षांश के 1 मिनट, इस तरह से लिखते चलिएगा कि अक्षांश के 1 मिनट के क्या है? 1 मिनट के क्या है? बराबर है। ये एक पॉइंट हो गया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वही बात आई है तट रेखा की। तो प्रश्न कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो भारतीय तट रेखा है, भारतीय तट रेखा की बात जो आई है, तो देश के कितने राज्यों को छूती है, ये पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा देश के 9 राज्यों को छूती है। कितने राज्यों को? तो 9 राज्यों को। अब आपसे ये भी सवाल कर सकता है, क्रम दे देगा, दर्शा देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो पहले आपको याद होना चाहिए कि वो 9 राज्य हैं कौन कौन से। तो वो 9 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो गया, कर्नाटक हुआ, कर्नाटक, और कौन सा? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और कौन सा? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो क्या करते हैं? भारतीय तट रेखा को छूती है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे आज के दूसरे प्रश्न की ओर, और पूरा क्लास जरूर देखा कीजिए, एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडो सांगपो सचर जोन स्थित है, किसके मध्य स्थित है? इंडो सांगपो सचर जोन। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच स्थित है, जो कि हमसे पूछा ही गया है। ठीक, अगर हम और कुछ इसमें बात करें, बात आई है ट्रांस हिमालय की। किसकी बात आई है? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय से आपको क्या प्रश्न और जानकारी होना चाहिए जो पूछे? तो जैसे कि ट्रांस हिमालय की बात आई है, चलिए यहीं पर लिख देते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को और क्या लिख दिया जाता है? टेथिस हिमालय, टेथिस हिमालय। ठीक, इसमें आपको क्या ध्यान रख लेना है? इसमें आप एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि यह हिमालय की क्या है? सबसे उत्तरी श्रृंखला है, सबसे उत्तरी श्रृंखला है। साथ ही साथ महान हिमालय के उत्तर में ही स्थित है, ये बात तो हम लोग कर ही चुके हैं। और इसमें आपको पता है कि टेथिस सागर की तलछटी चट्टानें जो हैं क्या है? प्रमुख है। वही महान हिमालय की अगर हम बात करें, महान हिमालय, जिसको और क्या लिख दिया जाता है? तो महान हिमालय, या फिर इसको क्या लिख दिया जाता है? हिमाद्री, हिमाद्री।
तो नाम भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, महान हिमालय की बात करेंगे तो ये हिमालय की सबसे ऊंची और क्या है, सबसे निरंतर श्रृंखला है। हर एक छोटा छोटा बिंदु को आपको समझते हुए नोट डाउन करते हुए चलना है। क्या है, निरंतर श्रृंखला है। ठीक, तो ये हो गई बात ट्रांस हिमालय और महान हिमालय की। देखिए ऑप्शन में लघु हिमालय भी था और क्या था, बाह्य हिमालय। तो लघु हिमालय में आप क्या ध्यान रख सकते हैं, लघु हिमालय की अगर बात आई है तो लघु हिमालय क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख लीजिए कि लघु हिमालय हिमालय के दक्षिण में स्थित है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है। कभी कभी आपको मिलान के रूप में दे सकता है। वहीं बाह्य हिमालय की अगर हम बात करें तो बाह्य हिमालय की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रृंखला हो जाएगा, सबसे दक्षिणी और क्या कह सकते हैं, सबसे नई श्रृंखला। तो क्या पता आपसे क्या प्रश्न पूछ लिया जाए, तो हर रूप से ध्यान देते हुए चलना है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी का अगला प्रश्न क्या आ चुका है, कृष्णागिरी तथा उच्च एशिया की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किसको कहा जाता है, ऑप्शन देखते हैं, कैलाश श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी या फिर काराकोरम श्रेणी। तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसको क्या कहा जाता है ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, कृष्णागिरी तथा उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक, वहीं आपको अच्छे से पता होगा कि क्या कहता है, माउंट एवरेस्ट के बाद, किसके बाद, तो माउंट एवरेस्ट के बाद जो है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा काराकोरम श्रेणी, जिसको क्या लिख दिया जाता है, K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन भी बोल दिया जाता है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, तो ये बात आपको क्या कर लेना है, ध्यान रख लेना। और ये जो कृष्णागिरी यहाँ पे चर्चा आया है ना प्रश्न में, तो ध्यान रखिएगा कि कृष्णागिरी जो है ये काराकोरम श्रेणी का ही, किसका, तो काराकोरम का ही क्या है, प्राचीन नाम है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो जानकारी आपको क्या होना चाहिए, प्राचीन नाम है जिसका अर्थ क्या है, काले पहाड़ों का पर्वत। तो वो आप खुद से भी सुन के लिख सकते हैं। चलिए आगे के प्रश्न को देखेंगे। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर असत्य युग्म आपको खोजना है, एक तरफ हिमालय और एक तरफ लंबाई, और वो भी किसके आधार पर, तो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। पहला है ए में क्या है, पंजाब हिमालय। ठीक, अगर इसकी बात करें तो 560 किलोमीटर लंबाई जो है ये क्या है, सही दिया हुआ है। हमें असत्य खोजना है यानी कि गलत युग्म खोजना है। वही बात करें अगर हम पंजाब हिमालय की, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पंजाब हिमालय जो है सिंधु, और ये भी आपसे पूछ सकता है, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित, पूछ देगा कि किस नदी के बीच स्थित है, तो पंजाब हिमालय जो हो जाएगा सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। और क्या कहता है, इसकी लंबाई जो है 560 किलोमीटर, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। वही बी ऑप्शन है कुमायूं हिमालय। तो अगर हम कुमायूं हिमालय की लंबाई की बात करें तो 420 किलोमीटर दिया हुआ है, जो कि क्या है, गलत दिया हुआ है। तो अगर 420 किलोमीटर नहीं है तो फिर इसकी लंबाई क्या होगी, तो ध्यान रखिएगा इसकी लंबाई जो होगी 320 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, तो 320 किलोमीटर। ठीक, वहीं कुमायूं हिमालय की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि ये
सतलज और किस नदी के बीच है? तो काली नदी के बीच स्थित है। ये भी पूछ लिया जाता है, या फिर इसके जगह नदी का ही मिलान करने के लिए पूछ ले। सी में है नेपाल हिमालय, ठीक। तो नेपाल हिमालय की बात करें तो इसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर, जो कि क्या है, सही दिया हुआ है। वहीं ऑप्शन डी है असम हिमालय, जिसकी लंबाई कितना, तो 720 किलोमीटर। तो ये भी सही था, हमसे गलत पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और नेपाल हिमालय की अगर बात करें तो यहीं पर चलिए लिख ही देते हैं, नेपाल हिमालय ये किसके किसके बीच स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, काली और क्या कहता है, तीस्ता नदी के बीच। कौन सी नदी? तो तीस्ता नदी के बीच। और लास्ट कौन बच गया? असम हिमालय। असम हिमालय लंबाई भी जान गए, प्लस कौन किस किस नदी के बीच स्थित है ये। तो असम हिमालय की अगर बात करें तो यह जो है तीस्ता और क्या कहता है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्रा को असम में क्या बोल दिया जाता है? तो दिहांग। तो ये नदियों के बीच में क्या है, स्थित है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। अभी हम लोग जाने थे कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की। यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि ये है कहाँ, किस हिमालय में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसके अगर हम आंसर की बात करें, ऑप्शन ए है पंजाब हिमालय, बी है कुमायूं हिमालय, सी है नेपाल हिमालय और डी है असम हिमालय। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। ये बात, और काफ़ी बार ये प्रश्न भी बिहार के कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। दूसरी हम लोग जान ही गए कि केटू है, तो इसको ध्यान रखिएगा, काराकोरम श्रेणी को भी। और तीसरी भी पूछ ले तो तीसरी में कंचनजंगा। कंचनजंगा तीनों का श्रेणी मतलब क्या कहता है, क्रम भी ध्यान रख सकते हैं। वहीं देखिए माउंट एवरेस्ट की बात आई है, तो माउंट एवरेस्ट से आप एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि विभिन्न जगह पर, जैसे इनका नाम माउंट एवरेस्ट को ही क्या कह दिया जाता है, सागर माथा। सागर माथा। और ये किस भाषा में कहा गया सागर माथा? तो संस्कृत और नेपाली भाषा में। संस्कृत और नेपाली भाषा में, ठीक। उसी तरह से माउंट एवरेस्ट का ही नाम और क्या है, चोमुलुंगवा। पूछता है ये सब प्रश्न, चोमुलुंगवा। बिहार शिक्षक भर्ती का प्रीवियस ईयर पेपर भी देखिए, उसमें ये सवाल आपको माउंट एवरेस्ट से मिल जाएगा। तो चोमुलुंगवा की बात करें तो ये तिब्बत में, कहाँ? तो तिब्बत में। तो आपसे ये पूछ सकता है इसको किस नाम से, किस भाषा में जाना जाता है, ठीक। एक नाम और याद रखिएगा, जुमुलंगवा फेग। माउंट एवरेस्ट का ही जुमुलंगवा फेग नाम है, किस भाषा में? तो चीनी में। तो कहाँ किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे के प्रश्न को देखेंगे। शुष्क प्रदेशों में पाई जाने वाली क्षारीय या लवणीय मृदा को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है रेह, बी है गुड़, सी है धाया और डी है चर। तो अगर इसके आंसर की हम बात करें तो इस आपको मिट्टी बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि शुष्क पर अच्छा से एकदम पूरा मिट्टी आपको पढ़ा दिया गया, क्लास आप जाके देख सकते हैं। तो मिट्टी की बात आई है तो देखिए, एक में है रेह, बी में है भूड़, सी में है धाया और डी में है चर। तो इसका जो आंसर है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोग का आंसर आया सही तब तो ठीक है, वरना हम इसको करा देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रहा होमवर्क के रूप में, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग करिएगा, चूँकि ये कई बार आपको कराया जा चुका है। आइए 7 नंबर प्रश्न पे, क्या है? रुद्रप्रयाग किन नदियों का संगम है? तो चलिए देख लेते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो रुद्रप्रयाग आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक। तो रुद्रप्रयाग की जब बात आएगी तो ये अलकनंदा और किसका है, मंदाकिनी। कहाँ है अलकनंदा और मंदाकिनी? यहाँ है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। उसी तरह से आपको पता होना चाहिए पंचप्रयाग।
अब पंच प्रयाग में क्या क्या आएगा जो आपको बताते हैं। जैसे कि पूछ लेगा विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, ठीक। एक तो हम पहले ही कर चुके, रुद्रप्रयाग किन नदियों का संगम है, तो मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का। उसी और ये भी क्या है, पंच प्रयाग के अंतर्गत ही आता है। वही विष्णु गंगा का भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक। सॉरी, विष्णु गंगा नहीं है, यहाँ पे विष्णु प्रयाग लिखिएगा, फ्लो में निकल गया, विष्णु इसको प्रयाग लिखिएगा, ठीक। विष्णु प्रयाग, कि विष्णु प्रयाग किन नदियों का संगम है पूछ लेगा तो ध्यान रखिएगा अलकनंदा और धौली गंगा। ये सब ऐसे प्रश्न हैं बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इसको एक जगह करके नोट डाउन कर सकते हैं। वहीं दूसरा प्रयाग की बात करें तो एक पूछ लिया जाता है आपसे नंद प्रयाग। कौन प्रयाग, तो नंद प्रयाग। इसकी बात करेंगे तो ये किस किस नदी का संगम है, तो अलकनंदा और किसका, नंदाकनी। ये 2 हो गया, और एक ऑलरेडी प्रश्न में है 3। अभी 5 प्रयाग, ये पंच प्रयाग यानी 5 का जानना है हमें। तीसरे की अगर बात करें तो कौन सा, एक पूछ लिया जाता है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। देखिए ये प्रश्न आया वो तो सही है, हो सके ये चारों में से कोई और आपसे एग्जाम में पूछ दे तो पता होना चाहिए। ये हो जाएगा अलकनंदा और किसका, पिंडारी का, ठीक। और एक की बात करें तो ध्यान रखिएगा एक देव प्रयाग। यही 5 प्रयाग में से कोई आपको एक प्रश्न दिख जाएगा। तो देव प्रयाग की बात करेंगे तो ये अलकनंदा प्लस किसका हो जाएगा, भागीरथी का संगम, भागीरथी नदियों का संगम। तो चलिए सारा पंच प्रयाग में 5 प्रयाग का हम जान गए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न पे जाने से पहले ये चैनल संबंधित जानकारी है, तो एक बार आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। और कोई भी इस क्लास से प्रश्न हो आपका, कोई कमेंट हो तो ज़रूर कर दिया करें। और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती या बिहार संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे तो सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको सारे विषय का बिल्कुल फ्री में सॉल्यूशन दिया जाता है विस्तार से, वो भी बिल्कुल NCERT बेस्ड। तो आप लोग मेहनत में साथ दे, साथ ही साथ आप लोग का कोई कमेंट हो तो ज़रूर कर दें, और पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दिया करें। चलिए ये तो हुई चैनल संबंधित बात। इंडियन ज्योग्राफी के अगले प्रश्न को देख लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। अगर हम बात करें तो बड़ी, यहाँ पे अगर इस तरह से भी प्रश्न रहे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, गोदावरी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इस तरह से भी रहेगा कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, भारत की सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय नदी। तो प्रश्न को किसी तरह से घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, ठीक। वहीं आपको पता होना चाहिए कि गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ये बात हो गई, ठीक। उसी तरह से कृष्णा नदी की जब बात आई है तो इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसे तेलुगु गंगा कहा जाता है। कौन गंगा, तो तेलुगु गंगा। तो दक्षिण गंगा पूछेगा तब तो गोदावरी नदी, लेकिन तेलुगु गंगा पूछे किसे कहा जाता है तो वो हो जाएगी कृष्णा नदी, ठीक। वही बात करें नर्मदा नदी की, ऑप्शन में नर्मदा नदी भी है। तो काफ़ी बार पूछने वाला प्रश्न कि भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी क्या है, प्रायद्वीपीय नदी है। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी हो जाएगी, तब आपको नर्मदा को ध्यान में रख लेना है, पूछा जाता है, ठीक। चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। 9वां नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न क्या आ चुका है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। एक तरफ फिर से नदी है और हमें उसका सहायक नदियां से मिलान कर लेना है, ठीक। तो ब्रह्मपुत्रा है ए में,
तो इसकी सहायक नदियों की अगर हम इसमें बात करें तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएगा मानस, तीस्ता और लोहित। नाम इम्पोर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो ए का मिलान किससे हो जाएगा? 3 से। तो ए का क्या हो जाएगा? 3। उसी तरह से बी में है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी की अगर प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा तुंगभद्रा, घाटप्रभा और भीमा नदी, जो कि इसके सामने ही दिया हुआ था। तो बी का हो जाएगा 2 नंबर। सी है महानदी। तो महानदी की अगर प्रमुख सहायक नदी की बात कर ले तो क्या हो जाएगा? शिवनाथ, कहाँ गया? शिवनाथ, ओंग, मान, तेल। हो सकता है ये सब नाम आप लोग पहली बार सुन रहे हो, तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। सी का हो जाएगा क्या? 4 नंबर मिलान। तो सी का करेंगे 4 नंबर। अब लास्ट बचा डी, कावेरी। तो क्या हो जाएगा इसकी सहायक नदियाँ? भवानी, अर्कावती, सोवर्णवती। तो डी का हो जाएगा एन, 1 नंबर। यानी यही हमारा क्या हो गया? मिलान हो गया। और मिलान ही तो करने के लिए कह रहा था। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखा जाए। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान इनमें से कौन है? तो ये तो सबको पता ही होगा, कौन सा हो जाएगा? लेह, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। और अगर हम कुछ बात करें तो और क्या ध्यान रख सकते हैं कि भारत के दक्षिण में क्या होता है? आमतौर पर अधिक वर्षा होता है। आमतौर पर क्या होता है? अधिक वर्षा होता है, अधिक वर्षा होती है। ठीक, ये जानकारी के लिए आप लोग को सब पता भी होगा। वहीं अगर हम बात करें, पूछ ले कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा पूछ लिया जाता है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो है लगभग कितने मिलीमीटर है? तो ध्यान रखिएगा 300 से 650 मिलीमीटर है। तो ये जानकारी भी आपको होना चाहिए। और भारत में मुख्य रूप से मानसून से वर्षा होता है, जो कि कब से कब तक रहता है? तो जून से सितंबर तक रहता है, जून से सितंबर तक। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है। और लेह जो है सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, क्योंकि ये भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र है और लेह लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी है। ये बात आपको पता भी होना चाहिए। वहीं अगर पूछ ले, एक पॉइंट और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बढ़ेगा कि दुनिया में अधिकतम बारिश वाला क्षेत्र। यहाँ तो कम वाला था, अधिकतम वाला भी पूछ सकता है। तो अधिकतम बारिश वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेघालय का क्या? चेरापूंजी। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक, चलिए। और हाँ, अगर आपका कोई इस क्लास से संबंधित प्रश्न हो, कोई आपको डाउट हो, तो ज़रूर कमेंट किया करें। आप लोग से यही आशा रहता है, आपके कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा। निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। फिर से मिलान करना है, और एक तरफ ऋतु है और इसका आपको हिंदी महीने से मिलान करना है। ए में है बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु की अगर हम बात करें तो इसका मिलान क्या हो जाएगा? चैत बैसाख से। तो ए का हिंदी महीना आप लोग जानते होंगे, चैत बैसाख। तो ए का क्या हो जाएगा? 3 नंबर। वही दूसरा की बात करें, क्या है बी नंबर में? वर्षा। तो वर्षा किस हिंदी महीने से संबंधित हो जाएगा? तो ये वर्षा किससे हो जाएगा? सावन भादो, सावन और भाद्रपद। तो बी का हो जाएगा 2 नंबर। ये तो आप लोग कॉमन सेंस से भी सही कर लीजिएगा। सी है शरद ऋतु। तो शरद ऋतु की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आश्विन कार्तिक से, यानी सी का हो जाएगा 1 नंबर। डी की बात करेंगे, देखिए इसमें लोग गलती कर सकते हैं, शिशिर ऋतु, जो कि संबंधित हो जाएगा माघ फागुन से। तो डी का हो जाएगा 4 नंबर। तो यही हो गया इसका क्या? सही मिलान। तो ये सब छोटी छोटी पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए आगे की ओर चलना है। ठीक, चलिए आगे की ओर देख लिया जाए। 12वां नंबर प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के
उत्तरी भाग की जलवायु किस वर्ग में रखी जा सकती है? ये आपसे पूछा जा रहा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। आपको इंडियन ज्योग्राफी भी अलग से कराया जा रहा है, प्लस आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, फिर मिक्स करके भी आपका कराया जा रहा है। तो प्लीज़ क्लास आप लोग देखा करें। अगर हम बात करें कि इसमें क्या प्रश्न आपसे पूछा गया, कोपेन का, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है CWG, जिसको क्या लिख सकते हैं आप, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सर्दियां भी लिख सकते हैं, शुष्क सर्दियां। अगर इसकी बात करें तो यह उन क्षेत्रों के लिए है जहां हल्का सर्दी, गर्म, हल्का गर्म, आर्द्र गर्मी होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के ठंडी और बर्फीली सर्दियों से क्या करता है, मेल नहीं खाता है, तो ये तो होगा नहीं CWG। वहीं AW है, बी में क्या है, AW, इसको उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सवाना। ठीक, AW की बात आई है और यह उन क्षेत्रों के लिए जहाँ क्या होगा, वर्ष भर उच्च तापमान, शुष्क तथा आर्द्र मौसम होता है। तो ये भी क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश के ठंडे उत्तरी भाग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, तो बी नंबर भी इसका नहीं होगा। वहीं सी की बात है DFC। ठीक, तो DFC की अगर बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं शीत आर्द्र महाद्वीपीय, आर्द्र महाद्वीपीय, गंभीर सर्दियां, गंभीर सर्दियां। तो ये कहाँ है, जहाँ बहुत ठंडी और क्या कहता है, बर्फीली सर्दी, हल्की से मतलब कह सकते बहुत ठंडा बर्फीली सर्दियां होती हैं, उसके लिए है। ठीक, तो DFC यानी कि एफ का मतलब ही होता है, एफ का अर्थ ही है कि कोई शुष्क मौसम नहीं है। फिर लास्ट क्या बता, BWH, BWHW। तो देखिए सारा का आपको हम क्या कर दिए, डिफिनेशन बता दिए, तो आप लोग इसका जवाब रखिएगा। कुछ कुछ आप लोग भी मेहनत कीजिए, इतना डिटेल से आपको बता कि, तो चलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। हालांकि आपको हम समझा चुके हैं, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आंसर तुरंत कर दीजिएगा। 13 नंबर पर बढ़ दिया जाए, कुछ कुछ होमवर्क आपके लिए भी देते चलेंगे। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय जो है जोधपुर में स्थित है। कहाँ, तो जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या आपको लिखा गया है, CAZRI, यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है। तो इसमें तो ऐसा कुछ था नहीं, ये तो रट्टू वाला प्रश्न है कि आपको 1 नंबर मिल जाएगा, याद है तो, नहीं याद है तो आगे बढ़िए। चलिए आगे, और हाँ प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें, चाहे आपसे प्रश्न पूछा जाता हो या आपके मन में कोई इस क्लास से संबंधित प्रश्न हो। तो आइए 14 नंबर पर, और पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, और जो भी बिहार शिक्षक वाले हैं वो तो ज़रूर इस क्लास को देखें। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा ये ईस्वी 1953 में। कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था। ठीक, चूंकि भारत में मिट्टी के अपरदन, मिट्टी का क्या, मिट्टी का अपरदन, मिट्टी का अपरदन और क्या कहता है, मिट्टी के अस्थायी संरक्षण के लिए, मिट्टी के अस्थायी संरक्षण के लिए लिया गया था। इसका स्थापना क्या किया गया था और कब किया गया था, यही आपसे पूछा जाता है। ठीक, चलिए 15 नंबर प्रश्न पे, जैसा प्रश्न उसके अकॉर्डिंग टाइम दिया जाएगा। 15 नंबर की बात कर ले, निम्नलिखित में से लवणीय व क्षारीय मृदा को क्या कहा जाता है। देखिए इसके पहले भी एक प्रश्न है जो आप लोग के लिए होमवर्क दिया गया, और ये प्रश्न आपको करा देंगे तो उसका आंसर आसानी से दीजिएगा। ऑप्शन ए है रेह, बी है कलर, सी है ऊसर और डी है सभी। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो रेह भी हो जाएगा, कलर भी हो जाएगा, ऊसर भी हो जाएगा, यानी कि सभी के सभी क्या हो जाएंगे, लवणीय और क्षारीय मृदा को कहा जाता है। ये आपसे पूछा गया था। ठीक, कहने का मतलब है रेह जो हुआ ना,
ये लवणीय और क्षारीय मृदा का क्या है, एक स्थानीय नाम है। कौन सा नाम है, तो स्थानीय। और रेह शब्द समझिए, अक्सर ऐसा मिट्टी के लिए इस्तेमाल होता है जिस पर क्या होता है, सफेद लवण का परत जमा होता है। सफेद लवण का क्या होता है, परत जमा होता है। ये रेह की बात हो रही है। वहीं बी में है कल्लर, तो ये भी एक स्थानीय नाम है। और कहाँ इसका प्रचलन ज़्यादा मिलेगा आपको, तो पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में। ठीक, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। वहीं ऊसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी है, तो ये भी लवणीय और क्षारीय मृदा का कहा जाता है संदर्भित करने के लिए, खास करके उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ, तो यूपी में आपको। तो ये सब बस छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाएं कि आगे क्या प्रश्न आ रहा है। 16 नंबर प्रश्न, अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका किस फसल की किस्में है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आपको ये भी ध्यान रखना है, नाम अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका। ठीक, तो ये जो किस्म है ये कॉफ़ी का है। किसका है, कॉफ़ी का है। अब और आपसे क्या क्या प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, ये भी तो बात है। ठीक है, पूछ लिया जाता है आपसे, जैसे पहला प्रश्न, ये तो किस्म का नाम आपको ध्यान होना ही चाहिए। पूछ देगा कि दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश तब कौन सा हो जाता है, ब्राजील। काफी बार पूछा गया प्रश्न। ठीक, तो जो भी कॉफी से पूछता है वो आपको एक ही जगह करा दिया जा रहा है। ठीक, वहीं अगर आपसे पूछेगा, क्या पूछता है कि कॉफी में पाया जाने वाला, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉफी में पाया जाने वाला प्राथमिक उत्तेजक कौन सा होता है, प्राथमिक उत्तेजक, तो वो कौन सा होता है, कैफीन होता है। क्या होता है, कैफीन होता है। आप लोग खुद देखिएगा प्रश्न ये सब पूछा जाता है या फिर नहीं। ठीक, और क्या पूछ सकता है आपसे, एक चीज और आपसे पूछ लिया जाता है, एनसीईआरटी में आपको पढ़ना है कि कॉफी बीन्स या फिर जो कॉफी बीन्स है उनको स्वाद और सुगंध निकालने के लिए जो प्रक्रिया होता है उसको क्या कहा जाता है, ये काफी पूछा गया है। तो उसको क्या कहा जाता है, आपके ऑप्शन में रहेगा रोस्टिंग, तो रोस्टिंग मारिएगा, रोस्टिंग कहा जाता है। रोस्टिंग रहेगा, ग्राइंडिंग रहेगा, किण्वन रहेगा, तो उसमें आपको आंसर क्या देना है, रोस्टिंग। तो देखिए छोटा छोटा जानकारी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, तो सुनहरा रेशा या फिर गोल्डन फाइबर ये भी लिखा हुआ रह सकता है। तो ये दोनों किसको कहा जाता है, जूट को कहा जाता है। कहाँ है जूट, ऑप्शन नंबर डी में। अभी कॉफी जाने, अब जूट के बारे में जानते हैं। ठीक, वहीं अगर बात कर ले तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, कपास, तो ये इस तरह से लिख देते हैं, कपास हुआ, जूट हुआ, भांग हुआ, प्राकृतिक रेशम हुआ। ये सब क्या है, भारत में जो है मुख्य रेशे वाली फसलें हैं। भारत में क्या है, मुख्य रेशे वाली फसलें हैं। हो सके आपसे पूछ दे इनमें से कौन नहीं है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि रेशे वाली फसल कौन कौन सा है। ठीक, ये बात हो गई। वहीं पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, असम हो गया, सब क्या है, जूट उत्पादक प्रमुख राज्यों में से आ जाता है। तो ये आपको पहले से भी पता होगा। ठीक, और इसमें कुछ है नहीं। चलिए इतना काफ़ी है, इसमें आगे की ओर बढ़ जाते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। और ये एक बार फिर से आप लोग ज़रूर इसको चेक कर लीजिएगा। और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथ ही पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दिया करें। और एनसीईआरटी बेस्ड दिया जा रहा है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। सॉरी, आगे की ओर बढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अगले प्रश्न पे।
18 नंबर प्रश्न क्या है? 18 नंबर प्रश्न, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, कई बार पूछा भी गया है। कहाँ स्थित है? तो राजमुंद्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजमुंद्री कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में स्थित है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। ठीक, ये बात हो गई। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1947 में। तो ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक, हालांकि अगर हम बात करें कि स्थापना इसकी राजमुंद्री में हुई थी 1947 में, ठीक, लेकिन अगर प्रश्न इस तरह से, अगर आपसे प्रश्न ये रहे कि तंबाकू बोर्ड अधिनियम, तंबाकू बोर्ड अधिनियम किसके तहत भारत सरकार ने तंबाकू बोर्ड का स्थापना किया? तो 1975 के तहत। तो प्रश्न अलग हो जाएगा तो आंसर भी अलग हो जाएगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसी तरह से एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या याद रखना है आपको? आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिए आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, विजयवाड़ा, तो ये क्या है? विजयवाड़ा मंदिर है जो कि कनक दुर्गा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मतलब आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा है यहाँ क्या है? कनक दुर्गा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे के प्रश्न को देखेंगे, और आप ही लोग के लिए इतना मेहनत से क्वेश्चन लाया जाता है, तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए और इसी तरह का रेगुलर क्लास आपको मिलता रहेगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है? तो वो किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, वो जाना जाता है सुंदरवन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चूंकि आपको पता है कि सुंदरवन डेल्टा जो है ये गंगा और क्या कहता है ब्रह्मपुत्रा नदियों द्वारा ही क्या है? निर्मित है। ठीक, वहीं आपसे पूछ ये भी लिया जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा को, किसको? गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा मेघना नाम से जाना जाता है। ठीक, किस नाम से? तो मेघना। और अभी हम लोग कुछ देर पहले चर्चा किए थे कि असम में ब्रह्मपुत्रा को दिहांग नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो दिहांग नाम से। तो हर छोटी छोटी जानकारी आपको पता होना चाहिए। और सुंदरबन डेल्टा है जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 20 नंबर पे चलते हैं। क्या है 20वां नंबर? गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गोवा, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मिजोरम और डी है क्या? बिहार। तो ये आपको अच्छे से पता भी होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि बिहार राज्य के गया जिले में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। गौतम बुद्धा भी कहा जाता है और ये गया जिला, और इस तरह से लिख लीजिए कि गया जिला और पूर्व मध्य भारत में, पूर्व मध्य भारत में झारखंड राज्य के कोडरमा जिला में स्थित है। कोडरमा जिला में क्या है? स्थित एक वन्य जीव अभयारण्य है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, और इस क्या कहता है इस वन्य जीव अभयारण्य में आपको प्रमुख स्तनपायी देखने को मिलेंगे। प्रमुख स्तनपायी, स्तनपायी का मतलब हो गया जैसे तेंदुआ, आपको यहाँ भारतीय हाथी या फिर जंगली कुत्ता हो गया, लकड़बग्घा हो गया, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे इस अभयारण्य में। प्रमुख पक्षी में आपको क्या दिखेगा? तो प्रमुख पक्षी यहाँ में गिद्ध रहेगा, मोर रहेगा, तीतर रहेगा, ये सब आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। वहीं प्रमुख सरीसृप की बात कर ले तो इस अभयारण्य में आपको क्या दिखेगा? तो प्रमुख सरीसृप में आपको गिरगिट, अजगर, बताइए। तो ये सब आपको क्या करना है? ध्यान में रख लेना है कि कौन कौन से पशु हैं इस अभयारण्य में। कहाँ? तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य में। चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को कर लेते हैं।
निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन करें, यानी फिर से हमें गलत खोजना है। एक तरफ आपका बाघ रिजर्व और इससे संबंधित राज्य बताना है, ठीक। और ध्यान रखिएगा सारे इम्पोर्टेंट है। ए में है ओरांग बाघ रिजर्व, तो ये कहाँ है, असम से संबंधित है, तो ये तो क्या हो गया, सही। तो सही है तो ध्यान देते चलना है कि कौन सा बाघ रिजर्व कहाँ है, ठीक। और इसको भी 2016 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। उसी तरह से ऑप्शन बी है वाल्मीकि बाघ रिजर्व, जो कि क्या दिया है, बिहार। तो ये बात भी क्या है, सही है, चूंकि ये काफी बार पूछा गया है कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है, ठीक। तीसरा है इंद्रावती बाघ रिजर्व, जो कि क्या दिया है, उड़ीसा। तो ये क्या है, गलत है। और काफी रिपीटेड प्रश्न है, यही सब घूमते रहता है बाघ रिजर्व वाला क्वेश्चन, ठीक। तो ये है जो कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में, तो इसीलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। और ऑप्शन डी में क्या था, धौलपुर करौली बाघ रिजर्व, जो कि कहाँ से संबंधित हो जाएगा, तो ये राजस्थान से संबंधित हो जाएगा। तो ये सही है, तो 3 गो सही था, एक गलत हमें निकालना था। और ये क्या है, भारत का 54वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। तो हर पॉइंट को ध्यान में रख लेना है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर। बाकी सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दिया करें। मिलेंगे अगले क्लास में इसी तरह का एनर्जी के साथ, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।